दोस्तों ये सीरीज रिसेंटली रिलीज हुई है जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमारे साथ बनी रहिए। इस कहानी में टोटल 6 एपिसोड हैं जिसे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पर हम एक शाम विराट मल्होत्रा को देखते हैं जो कि बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा है। वो अपने फ्लैट में पहुंचने से पहले अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है कि आज रात मुझे 2 रशियन गर्ल्स चाहिए। इतना कहकर वो अपने फ्लैट में चला जाता है और उन गर्ल्स का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त तक वो नशा करता है और तभी डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वो गर्ल्स आ गई हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई और था। विराट उसे देखकर हैरान था और वो अनजान शख्स उस पर हमला करता है और उसे जान से मारकर उसके गले में रस्सी बांध देता है और उसके हाथ में ट्रॉफी पकड़ाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर रशियन गर्ल्स आ जाती हैं। वो विराट को इस हालत में देखकर तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंचती है तो वो उन दोनों से पूछताछ करती है और ये वारदात ऐसी थी जैसे कि पहले कई हो चुकी हैं। पुलिस तुरंत ही सेंट्रल जेल में मौजूद जीनत को चेक करने जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अपने सेल में सो रही थी। और यहाँ से हमें जीनत के बारे में पता चलता है। जीनत इस जेल में 5 साल से है, लेकिन इन 5 सालों में जीनत से बेहतर कैदी कोई है ही नहीं। वो जेल में खाना बनाने से लेकर सब चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन इन 5 सालों से पहले जीनत क्या थी, क्या करती थी, पुलिस को कुछ भी नहीं पता। जीनत ने उससे कहा कि मुझे कमिश्नर अरुण खत्री को एक मैसेज भेजना है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कमिश्नर के पास उसका दोस्त प्रतीक आता है। वो आज 25 साल बाद मिल रहे थे। प्रतीक ने कमिश्नर को बताया कि इन 3 मर्डर का पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। इस तरह की वारदातें पुणे में हुई थी और अब मुझे लगता है कि वो किलर फिर से जाग गया है। लेकिन कमिश्नर उसकी इन बातों को नहीं मानता। प्रतीक ने उससे कहा कि आप पुणे के सीरियल किलर को 25 साल पहले भी नहीं पकड़ पाए थे और आपको बिना वजह प्रमोशन मिल गई थी, लेकिन अब मैं आपके सामने प्रूफ कर दूंगा। और फिर कमिश्नर जीनत से मिलने जाते हैं। वो जीनत से भी 25 साल पहले मिला था। जीनत ने 8 मर्डर किए थे और अब जो मुंबई में हो रहा है उसका पूरा शक उसी जीनत पर है। वो यहाँ उससे मदद मांगने आया था, लेकिन जीनत का कहना था कि मैं यहाँ अंदर हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर कोई मेरी नकल कर रहा है और यदि वो जीनत की नकल सच में कर रहा है तो 5 लोगों को और मारेगा, क्योंकि 3 लोगों को वो मार चुका है और जीनत ने टोटल 8 लोगों को मारा था। जीनत वो कर सकती है जो मुंबई पुलिस भी नहीं कर सकती। वो स्किलर की तरह सोच सकती है। उसने हेल्प करने का वादा किया, लेकिन बदले में कमिश्नर से कुछ मांगा और ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ कमिश्नर जीनत को उसके असली नाम मिसेस देशपांडे के नाम से बुलाता है। अगले सीन में हम एक रघु नाम के आदमी को देखते हैं जो ड्रग्स के मामले में अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है और उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। तभी एक पुलिस वाला रघु को वहाँ से निकाल कर ले जाता है और फिर हमें पता चलता है कि रघु कोई अपराधी नहीं बल्कि वो एसीपी तेज है। वो गुस्से से पुलिस वाले को बोलने लगा कि 3 महीने से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और आज मुझे पता चल जाना था कि ड्रग सप्लाई करने वाला मेन लीडर कौन है। ये सब किसने कराया? और उससे पता चलता है कि ये सब कमिश्नर अरुण ने कराया है। दरअसल कमिश्नर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किलर का ये केस एसीपी तेज को देने जा रहा है। उसने उसे जीनत के बारे में भी सब कुछ बता दिया और अब जो 25 साल बाद 3 मर्डर हुए हैं वो भी सेम पैटर्न से मैच कर रहे हैं। साथ ही साथ कमिश्नर ने उसे बताया कि मिसेज देशपांडे के बारे में तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। उसने हमारे सामने अपने पति के मर्डर का जुर्म कबूल किया था, बाकी 7 का नहीं। और वो जीनत बनकर इस जेल में आ गई और अपनी आइडेंटिटी वहीं पर छोड़ दी। वो पिछले कुछ सालों में पुणे की जेल में थी, लेकिन अब 5 सालों से यहाँ है। और फिर हमें एसीपी तेज की फैमिली को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी पत्नी तन्वी को देखते हैं। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनजान शख्स दूसरों के घरों में जाता है और वो वहाँ क्या करता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ अचानक जीनत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है और रास्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल ये सब उनके मिशन के मुताबिक हो रहा था। जीनत अब एक फार्म हाउस में रहेगी, वो भी पुलिस के साथ। किलर को पकड़ने में वो पुलिस की मदद करेगी। कुछ देर के बाद एसीपी और कमिश्नर भी वहाँ पर आ जाते हैं। एसीपी तेज ने उसे कहा कि मैं आपको मिसेस देशपांडे ही बुलाऊंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैं एक सीरियल किलर से बात कर रहा हूँ। उन फोटोग्राफ्स को देखकर जीनत ने उसे कहा कि मैं इन फोटो को देखकर कुछ भी नहीं बता सकती। मुझे उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर उनका मर्डर हुआ है। आखिरी मर्डर विराट मल्होत्रा का था और वो सभी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। जीनत ने वहाँ सब कुछ देखकर ये ऑब्जर्व किया कि वो जिस तरह लोगों को मारती थी सेम उसी पैटर्न में विराट मल्होत्रा को भी मारा गया था। उसके गले में वही रस्सी थी और हाथ में एक ट्रॉफी। जीनत ने कमिश्नर को बताया कि मैं जो भी करती थी मैंने किसी को नहीं बताया, ये सब सिर्फ मेरी फाइल में लिखा हुआ है। और इसका मतलब साफ था कि उसने जीनत की फाइल पढ़ी हुई है जो भी ये लोगों को मार रहा है, और वो फाइल सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी हुई है। उनमें से एक है कमिश्नर और अब बाकी 5 के एसीपी तेज को नाम चाहिए थे। और अब जीनत ने कमिश्नर से किचन की मांग की थी और इस किचन में आकर जीनत बहुत खुश थी। यहाँ तेज को पता चलता है कि जिन 6 लोगों ने फाइल पढ़ी थी उनमें से 3 की मौत हो चुकी है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो 75 साल के हैं। उन्होंने बताया कि वो फाइल उन्होंने कब की जला दी है। और अब बचे कमिश्नर और डिफेंस लॉयर, और वहाँ से तेज डिफेंस लॉयर से मिलने जाता है। वकील ने वो फाइल ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसके पास सभी फाइलें मौजूद हैं, लेकिन मिसेस देशपांडे की फाइल वहाँ से गायब थी और ये बात हैरान कर देने वाली थी। साथ ही साथ उसने बताया कि मेरे साथ मेरा भतीजा होश भी काम करता है, शायद उसे उस फाइल के बारे में पता हो। और कुछ देर के बाद होश भी वहाँ पर आ जाता है और ये वही इंसान है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था, जो रात को चोरी छिपे लोगों के घर में जाता है। लेकिन वो एसीपी तेज को देखकर वहाँ से भाग गया और एसीपी को होश के वॉशरूम से जीनत के लेटर्स मिलते हैं। इससे कमिश्नर और एसीपी को पता चल जाता है कि जीनत होश के काफी क्लोज थी और मुझे लगता है कि ये किलर होश ही है।
इसे जीनत के बारे में सब कुछ पता है और वो हमसे झूठ पर झूठ बोली जा रही है। ये सब उसका नाटक था और ये वो लेटर्स थे जो जीनत ने होश को लिखे थे और अब उसे वो लेटर्स भी मिल गए थे जो होश ने जीनत को लिखे थे। ये दोनों जेल के गार्ड्स के जरिए एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे और इनके जरिए ही होश जीनत का दोस्त बना और वो यही लिखता था कि शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो जीने के काबिल नहीं है, मैं आपकी ही तरह उनको खत्म करना चाहता हूँ। और जीनत उसे एडवाइस देती गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ बात ये भी थी कि जिन 3 लोगों को अब मारा गया है उनका जिक्र लेटर्स में नहीं किया गया। जीनत को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने कहा कि वो जो कुछ भी लिखता था मैं उसे एग्री करती थी, मैंने उसे किसी को मारने की सलाह नहीं दी, मुझे तो वो पागल लगता है। लेकिन एसीपी उस पर यकीन नहीं करता। वहीं कमिश्नर ने एसीपी को बताया कि हमने इसे 3 दिन और 3 रात लगातार मारा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और सामने मुस्कुराती रही। तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। कुछ देर के बाद जीनत वो लेटर्स फिर से पढ़ती है और एसीपी को कॉल करके बताती है कि होश मुझे लेटर्स लिखता था, उसने बताया था कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैंने एक दोस्त बनाया, वो भी मेरे काबिल नहीं है। और इसके बाद उसने कुछ दिन तक लेटर्स लिखने बंद कर दिए और जुलाई के 1 महीने बाद अगस्त में उसका लेटर आया और अब उसके लिखने के तरीके से पता चल रहा था कि अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है और उसने एक और फ्रेंड बना लिया है। और अब आपको पता करना है कि अब उसका अगला फ्रेंड कौन है। लेकिन वकील ने बताया कि होश का आज तक कोई दोस्त नहीं बना, ना ही स्कूल में ना ही कॉलेज में। और अब पुलिस होश के पीछे थी। उसने फिर से एक फैमिली को कैद कर लिया था। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और उस फैमिली को बचाकर होश को अरेस्ट कर लेती है। एसीपी ने होश से कहा कि तुमने अपने 2 दोस्तों को मार डाला, साथ ही साथ विराट को भी। होश वो सारी फोटो देखकर हंस रहा था। वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया, उसे कोई गिल्ट, कोई पछतावा या कोई डर नहीं है। उसने कहा कि मैं सारे जुर्म तब कबूल करूंगा जब आप मुझे जीनत से मिलवा देंगे, मतलब कि मिसेस देशपांडे से, और मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। और फिर होश को वहाँ पर लाया जाता है। जीनत ने उससे सारी बातें पूछी कि आखिर तुम्हें लोगों को मारने से क्या मिलता है, कैसा लगता है। उसने बताया कि मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है, जब से मुझे ये पावर मिली है मैं अपने आप को भगवान मानने लगा हूँ। जीनत ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ और इसका जवाब होश ने दिया कि इसलिए मैंने आपका सीक्रेट अभी तक सेफ रखा है। और ये बात सुनकर जीनत गुस्से में आ गई। ये सब कुछ पुलिस भी देख रही थी कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो होश के पास है। जीनत ने उसके कान में कुछ कहा और वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन ये बात पुलिस को पता नहीं चली। होश को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और जीनत बताती है कि मुझे कॉपी करने वाला अभी भी जिंदा है और वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा, क्योंकि होश किसी को मार नहीं सकता। वो एक पागल है और अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। जीनत की वजह से होश के एक दोस्त की जान बच गई थी, इसलिए एसीपी जीनत को थैंक यू कहता है। लेकिन अगले ही दिन मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है और ये भी सेम पैटर्न था, उसी तरह गले में रस्सी बांधकर। लेकिन अब तो होश भी हॉस्पिटल में था और जीनत भी पुलिस के साथ है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? और अब जीनत ने जो कुछ भी होश से कहा था उसकी ऑडियो क्लियर हो चुकी थी और उस ऑडियो में जीनत ने होश से कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, न तुमसे कुछ होगा, तुम एक नामर्द हो और अब यही अच्छा होगा कि तुम मुक्त हो जाओ। उसने मुक्त होने की बात बार बार होश से कही। एसीपी ने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया कि जाकर एक बार आप होश को देखिए वो कैसा है। डॉक्टर जब होश के कमरे में गए तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया था और शायद ये सब जीनत के कहने पर हुआ था। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मर्डर किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ होश ने अपने आप को खत्म कर लिया। और जीनत जो अभी भी पुलिस और कैमरे की निगरानी में है, क्या उस पर शक करना सही होगा या नहीं? एसीपी ने जीनत से बात की कि तुमने होश को खुदकुशी करने के लिए उकसाया है ताकि तुम्हारा सीक्रेट वो किसी को बता न सके। अगली सीन में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जिसके बैग में जीनत और उसके साथ 2 बच्चों का फोटो था। साथ ही साथ वो टीवी पर न्यूज भी देख रहा था। उस बैग में एक औरत के कपड़े और वो हरी कलर की रस्सी भी थी। यहाँ एसीपी अपने घर आ चुका था। वहाँ जीनत सबके लिए मोदक बनाती है, लेकिन इंस्पेक्टर ओमकार वो उसके मोदक नहीं खाता और जीनत कमरे में आकर पेट में दर्द का नाटक करती है। ओमकार दौड़कर उसके पास आता है और तब जीनत उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। वो मोदक खाकर पुलिस की सारी टीम बेहोश हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर जीनत वहाँ से भाग जाती है और अगली सुबह ओमकार एसीपी को कॉल करता है। एसीपी हैरान था कि एक 50 साल की औरत इतने पुलिस वालों को चकमा देकर यहाँ से फरार हो गई। कैमरे चेक किए गए और इससे पता चला कि वो कितनी स्ट्रांग है। एक हट्टे कट्टे पुलिस वाले को उसने अपने बाजुओं से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कमिश्नर ने जीनत पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ एसीपी की पत्नी तन्वी के पास उसके सैलून में हेयर कट कराने के लिए जीनत वहाँ पर पहुंच जाती है। उसने कहा कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, जल्द से मेरा हेयर कट कर दीजिए। तब एसीपी तन्वी को कॉल करता है, लेकिन तन्वी कॉल पिक नहीं करती। उसे उसकी फिक्र होने लगती है। तब उसने सैलून का कैमरा चेक किया जो कि उसके फोन से कनेक्ट था और उसने वहाँ पर जीनत को हेयर कट कराते हुए देख लिया। वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहाँ जाने लगा। एसीपी को अपने सामने देखकर जीनत बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो तन्वी को बिना कुछ बताए एसीपी के साथ वहाँ से चली जाती है। एसीपी बीच रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और आज वो जीनत को मारने वाला था। आज वो बहुत गुस्से में था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी तन्वी से मिलने की। जीनत ने उसे कहा कि मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन एसीपी मानने वाला नहीं था। जीनत रोने लगी कि मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। तेरी माँ की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, तो मेरा बेटा है तेजस। ये बात सुनकर तेजस बहुत हैरान था और वो उसे लेकर वापस आ जाता है। यहाँ कमिश्नर ने तेजस को एक सच्चाई बताई कि हमारी मदद करने के लिए जीनत की एक शर्त थी कि वो इस केस में उसके बेटे तेजस को लेकर आए, ये केस वही हैंडल करे और इसलिए मैंने तुम्हें ये केस सौंपा था। एसीपी तेजस ने कमिश्नर से उसे इस केस से हटाने को कहा। वहीं जीनत ने कमिश्नर को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं जेल से एक पाउडर छुपा कर लाई थी
वही मोदक में मिलाकर मैंने सबको बेहोश किया। और आपको भी पता है कि मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारती, इसलिए मैंने उनको सिर्फ बेहोश किया था। जीनत अपने साई से अपने बेटे को अलग रखना चाहती थी, लेकिन उसके सामने जब तेजस रहता था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने वो सच्चाई उसे बता दी। उसने बताया कि मेरे यहाँ से भागने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस अपने बेटे और बहू की लाइफ देखना चाहती थी। मैंने अपनी बहू का पार्लर खुलने तक का वेट किया और उसके पास मैं बैठी रही, और यदि तेजस मुझे लेने वहाँ ना पहुँचता तो मैं वापस यहीं आती। घर पहुँचकर एसीपी ने अपने नाना से बात की कि आखिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। उसके नाना ने कहा कि यदि मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम जो आज बन चुके हो वो कभी न बन पाते, इसलिए मैंने उस औरत की सारी निशानी मिटा दी। लेकिन तुम्हारी माँ जैसी भी थी एक बहुत अच्छी माँ थी, और अब फिर से कॉपीकैट ने एक और मर्डर कर दिया। इसके बारे में फिर से जीनत से पूछा गया। उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेजस को बताऊंगी। कमिश्नर ने तेजस से वादा किया कि सिर्फ एक बार जीनत से मिल लो, यदि उसकी मदद से हम इस बार किलर तक नहीं पहुंच पाए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जीनत को जेल भेज दूंगा। और अब जो मर्डर हुआ था उस बॉडी को किलर ने कुएं में फेंक दिया था। जीनत ने कहा कि अभी उसने मेरी कॉपी ही की है, मेरा पहला मर्डर ऐसा ही था। मैं अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, सभी नौकरों को घर भेज दिया था। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी आया और वो मुझसे बदतमीजी करने लगा। उसने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, इस तरह कि मेरी हड्डियां भी टूट चुकी थी। उसने सिगरेट से मेरा हाथ जलाया और मैंने हिम्मत करके बाल्टी पर बंधी हुई रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। घंटों तक मैं यूं ही बैठी रही। कुछ देर के बाद वहाँ पर मेरे पिता आए। वो मुझे यूं देखकर सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने उस लाश को कुएं में फेंक दिया और उस कुएं को सील करने में पूरी रात लग गई। इसका मतलब है कि किलर को मेरे पहले मर्डर के बारे में भी पता है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इस तरह जीनत को कॉपी कर रहा है। जीनत ने बताया कि शायद उस वक्त कोई और भी वहाँ पर मौजूद था, मतलब कि जोसेफ का बेटा एलेक्स। जोसेफ को मारकर जीनत ने एलेक्स को अनाथ कर दिया था, इसलिए उसने उसे अपने साथ ही रख लिया। लेकिन तेजस ने कहा कि कैसे हो सकता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, ये तो मुझे पक्का याद रहता। जीनत ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम उस वक्त सिर्फ 4 साल के थे और जब से मुझे अरुण ने अरेस्ट किया तब से मुझे नहीं पता कि एलेक्स कहाँ गया। तेजस के नाना ने बताया कि जब हमें वो शहर छोड़ना पड़ा तो हमने एलेक्स को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और वहाँ जाकर तेजस को पता चला कि एलेक्स पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो तोड़फोड़ करने लग जाता। बड़ा होकर वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा और ड्रग सप्लाई करने लगा, और कुछ साल के बाद वो बिल्कुल गायब हो गया। एक बार उसने मुझे कॉल भी किया कि मैं अब बिल्कुल सुधर गया हूँ, और वही नंबर वो तेजस को दे देता है। और एक बात उसने उसे बताई कि जब एलेक्स पहली बार यहाँ पर आया था तो उसके हाथ में एक बैग था। 12 साल तक वो यहाँ पर था, लेकिन उस बैग के आसपास किसी को आने भी नहीं दिया। सबसे पहले जीनत के बताए हुए कुएं को खोदा गया जिसमें से इंसान की हड्डियां निकली, मतलब वो जो कुछ भी बता रही थी सच था। यहाँ तेजस एलेक्स के घर पहुंचता है और उसे वही बैग मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स तन्वी के पास पहुंचता है तेजस का पता पूछते हुए। उसने बताया कि वो घर पर नहीं है, आप उनका इंतजार कर सकते हैं। तन्वी ने किचन पर जाकर एलेक्स की फोटो खींचकर तेजस को भेज दी और उसे बताया कि आपका दोस्त एलेक्स आया था। ये सुनकर उसने तन्वी को अलर्ट किया कि वो बहुत डेंजरस आदमी है, आगे से किसी भी अनजान आदमी को घर पर मत आने देना। इस फोटो को वो अपनी टीम को भेज देता है। पूरी टीम एलेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाती है और एलेक्स एक क्लब में बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करता। एलेक्स ने उसे बताया कि मैंने तुझे एक न्यूज़ चैनल में देखा था, वो भी नाना जी के साथ। तुम्हारे नाना मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ाए, लेकिन मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। मैं तुझे और आई को कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने सबसे पहले तुझे फॉलो करना शुरू किया और मैंने एक दिन तेरे साथ आई को भी देख लिया। तूने मुझे मेरी आई से मिलाया है। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। एक्सीडेंट में उनकी मौत नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा है। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। और उस बैग में जो भी चीजें थी उस बारे में उसने एलेक्स से पूछा। एलेक्स ने बताया कि जब मुझे नाना जी अनाथ आश्रम छोड़ने चले थे तो मैं आई के रूम में गया और मुझे वहाँ से जो कुछ भी मिला मैंने एक बैग में पैक कर लिया, क्योंकि मैं आई से बहुत प्यार करता था और इसलिए इन निशानियों को मैं आज भी अपने पास रखता हूँ। वो कसम खाने लगा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस आई का सामान लेकर आया था। तेजस जैसा भी कुछ सोच रहा था वैसा कुछ भी सबूत उसे नहीं मिला। चारों मर्डर्स की रात एलेक्स बार में नाइट शिफ्ट कर रहा था और अब एलेक्स बिल्कुल इनोसेंट था, इसलिए एसीपी तेजस उसे छोड़ देता है और उसे अपने घर खाने पर भी बुलाता है। एलेक्स ने उसे बताया कि तुझे सिर्फ प्यार मिला है और मुझे मेरे बाप की मार। जब मैं तुम लोगों के साथ आकर रहने लगा तो मुझे प्यार का मतलब पता हुआ। मुझे आई बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो मुझसे दूर चली गई तो सब कुछ मेरा छिन गया। और तभी तेजस के पास एक कुरियर आता है जिसे ऐसे ही प्रवीण ने भेजा था। उसमें मर्डर्स की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही उसमें लिखा था कि मुझे मिसेस देशपांडे से बात करनी है। साथ ही साथ उसमें एक फ़ोन भी था। उस फ़ोन को जीनत के पास ले जाया जाता है, मतलब कि मिसेस देशपांडे के पास, और फिर उसमें एक कॉल आती है। उसने कहा, मेरा सौभाग्य है आपसे बात कर पाना। मैं आपका एक छोटा सा शिष्य हूँ। मैं आपकी तरह बुरे लोगों को मारता हूँ। वो 4 को मार चुका है, अब उसे 5वें की तलाश है। उसने ये सब कुछ उसे बताया और मैं आदमियों को ही मारता हूँ और अगला भी आदमी ही होगा और अब एक ही काम बचा था, उसके अगले मर्डर तक उसका वेट करना। वो आदमी है, औरत है या फिर गे, इन्हें नहीं पता। और अब फिर से जीनत उस फार्म हाउस में रहेगी। आज फिर से उस सीक्रेट के बारे में तेजस ने जिक्र किया। जीनत ने उसे बताया कि वो सीक्रेट तुम थे। मैं उन लेटर्स में होश से तुम्हारे बारे में पूछा करती थी कि वो मेरे बेटे का पता लगाए, यही वो सीक्रेट था। आज एलेक्स की वजह से तेजस अपनी माँ की एक अलग साइड देखने लगा है। उसने जीनत की बहुत सारी बातें उसे बताई और वो एलेक्स से मिलने के लिए मान गई। तेजस एलेक्स को पिकअप करने आने वाला था, लेकिन इससे पहले एलेक्स के पास कोई अनजान शख्स आता है।
एलेक्स ने उससे कहा कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और एलेक्स रेडी होने लग जाता है, लेकिन तभी वो अनजान शख्स अपनी पॉकेट से वो रस्सी निकालता है और देखते ही देखते एलेक्स की जान ले लेता है। जीनत को फिर से उस नंबर पर बात कराई जाती है। उसने कहा कि तुमने 5वें को भी मार दिया, इसमें एलेक्स का क्या कसूर था? उसने कहा कि वो प्यार की तरफ बढ़ रहा था और ये बहुत बुरी चीज है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। जीनत ने उसे अपना लाइव शो दिखाने की बात की और वो आदमी अपने अगले शिकार के साथ दिखा। वो सब कुछ जीनत को दिखा रहा था कि वो किस तरह उसे मारेगा। तब तक उनकी टीम उस लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। वो उस जगह पर पहुंचते हैं। वो उस आदमी को खत्म करने ही वाला था। तब तक वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब तक वो किलर वहां से भाग जाता है। तेजस उसका पीछा करता है, लेकिन वो किलर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर तेजस को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वो कमिश्नर से बात करता है कि वो किलर मुझे जान से भी मार सकता था, वो भी आसानी से, लेकिन पता नहीं उसने मुझे क्यों नहीं मारा। जीनत ने तेजस को बताया कि वो किलर वही गाना गा रहा था जब मैं किसी की जान लेते हुए गाती थी। मैंने एक आदमी जिसका नाम गोपीनाथ था उसे मारा था। तब उसकी फैमिली वहीं पर मौजूद थी। उसकी पत्नी थी, उसकी काफी एज हो गई थी, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और अब रह गया उसका बेटा सुहास, शायद वो हो सकता है। और अब वो लोग सुहास की माँ से मिलते हैं। सुहास की माँ से पता चला कि सुहास बचपन से अपने आप को एक लड़की मानता था। ये सब जानने के बाद तेजस उसी आदमी के पास पहुंचता है जिस पर अभी अभी उस किलर ने हमला किया था, जो कि एक डॉक्टर था। उसने बताया कि मैं कुछ महीने पहले क्लब में एक लड़की से मिला था जिसका नाम शेफाली था। हम दोनों में काफी मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं उसे अपने घर पर भी लेकर आया। जब उसने बताया कि उसने अपना जेंडर चेंज कराया है, वो भी ऑपरेशन कराकर, तो एकदम से उस पर से मेरा इंटरेस्ट हट गया और ये शौक शेफाली ने मेरे चेहरे पर साफ साफ देखा। उस वक्त वो वहाँ से चली गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब पुलिस को ये शक है कि सुहास ही शेफाली है। वो हर एक आदमी के पास जाती थी और यही उम्मीद करती थी कि उसकी सच्चाई को जानकर भी वो उसे अपनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था और वो उसे खत्म कर देती थी। सुहास एक किन्नर है और उसने अपना ऑपरेशन कराकर शेफाली बन गया है। वो हमेशा से प्यार ढूंढता आया है, लेकिन जब उसे प्यार नहीं मिलता तो वो उसका खून कर देती है। और अब जीनत फिर से उस किलर से बात करती है। उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है और अब मैं आपकी खुशियों को तबाह कर दूंगी। आपकी सबसे बड़ी खुशी है तेजस, आपका बेटा, और आपकी बेटी की खुशी है उसकी पत्नी तन्वी। तन्वी का नाम सुनते ही तेजस तुरंत ही उसे कॉल करता है, लेकिन इससे पहले तन्वी के घर में कोई आ चुका था और वो फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि तन्वी की दोस्त दिव्या थी। दिव्या ने तन्वी से कहा कि मैं अपना पर्स भूल गई थी। तन्वी ने कहा कि तुझे जो लेना है ले ले, मैं सोने जा रही हूँ। उसी वक्त तेजस का फोन आता है और तन्वी फोन उठा लेती है, लेकिन पीछे से दिव्या उस पर रस्सी बांधकर उसे जान से मारने लग जाती है। तेजस तुरंत ही अपनी टीम के साथ अपने घर आने लगा, लेकिन तेजस के पहुंचने से पहले दिव्या तन्वी को लेकर अपने घर में पहुंच जाती है और यहाँ जीनत और तेजस उसकी कॉल का वेट कर रहे थे। वो फिर से कॉल करती है। जीनत ने उससे कहा कि गलती मैंने की है, तुम मुझसे नाराज हो, इसमें तन्वी का कोई कसूर नहीं है। तन्वी के बदले तुम मुझे ले जाओ और हम आमने सामने बैठकर बात भी कर लेंगे। और इस बात के लिए दिव्या मान जाती है। उसने जगह और टाइम का पता बताया कि तुम्हें कब और कहाँ आना है। कुछ देर के बाद वो सभी मॉल में पहुंच जाते हैं। दिव्या ने तन्वी को वहाँ से भेज दिया और जीनत को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। तेजस की टीम उनका वेट करती रही कि गाड़ी यहाँ से निकलेगी, लेकिन जीनत और दिव्या वहाँ से निकल गई। और अब उनका पूरा शक है कि प्लान जीनत मतलब कि मिसेस देशपांडे और दिव्या ने मिलकर बनाया था। दिव्या ने जीनत को बताया कि जब मैं छोटा सुहास था और मुझे पता चला कि आपके एक्सीडेंट में मौत हो गई है तो मैं बहुत रोया। मेरी माँ भी हैरान थी कि आखिर ये एक अनजान औरत की मौत पर इतना क्यों रो रही है, लेकिन मुझे पता था कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मेरे उस जालिम पिता को खत्म कर दिया था जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। दिव्या ने उसे बताया कि मैं कभी सुहास थी ही नहीं। कई सालों के बाद मैं दिव्या बन पाई, अपने असली शरीर में आ पाई और फिर मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। मुंबई में मिला मुझे एक जॉब, नए दोस्त और एक नई बेस्ट फ्रेंड तन्वी। और फिर एक दिन आपकी ये फाइल को डिजिटाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैंने आपकी फाइल पर अपने पिता का फोटो देखा। वो जो पिता मुझे बेरहमी से पीटता था उसको आपने खत्म किया था। जीनत की फाइल किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन ये किस्मत की बात थी। और उस फाइल से दिव्या को पता चला कि जीनत मिसेस देशपांडे जिंदा है। और अब मेरा मकसद था कि आपने मेरे लिए इतना किया है और अब मैं आपकी फैमिली के लिए करूँ। मैं सबसे पहले तेजस की फैमिली के करीब आई और अपनी दोस्त तन्वी को तेजस से मिलवाया। कुछ ही सेकंडों में उन्हें प्यार भी हो गया। मैंने अपनी सैलरी बचा कर तन्वी के लिए सैलून खोला और कुछ महीनों के बाद तेजस और तन्वी ने शादी भी कर ली और अब धीरे धीरे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा भी बन गई। और फिर मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई तो उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने मुझे बहुत मारा पीटा और तब मैं अंदर से टूट गई। कई बार तो लगा कि अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन आपका चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता था और आप ही से सीखा कि बुराई को खत्म करना ही चाहिए, जिस तरह आपने मेरे पिता को खत्म किया था। मैंने आप ही के तौर तरीके सीखे। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मैं भी किसी का भला कर सकती हूँ। दिन भर मैं दिव्या बनती थी और रात में शेफाली। सबको बर्फ पर एक को चुनती थी। लगता था मेरी तरह किसी को तो सच्चा प्यार होगा, लेकिन हर किसी में मुझे एक दरिंदा ही मिला और मैंने एक एक को जान से मार दिया। और तभी तेजस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले जीनत वहाँ से फरार हो जाती है और दिव्या पुलिस के हाथ लग जाती है। यहाँ तेजस दिव्या से उसकी आई की सच्चाई पूछता है, मतलब कि जीनत की। और वहीं जीनत अपने घर पहुँचती है। यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जीनत का पिता उसके साथ गलत करता था और जब जीनत की माँ ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो उसने जीनत के सामने ही उसे जान से मार दिया। और अब आखिरी बार वो अपने पिता को खत्म करने आई थी। तभी वहाँ पर तेजस आ जाता है, लेकिन तेजस ने आज अपनी माँ की तरफ गन नहीं तानी थी बल्कि अपनी नाना की तरफ।
क्योंकि वो सारी सच्चाई जान चुका था। लेकिन जीनत उसे ऐसा करने से रोकती है कि इसके खून से तुम अपने हाथ गंदे मत करो। और तभी जीनत का पिता वहाँ से उठकर खिड़की से छलांग लगा देता है और उसकी मौत हो जाती है। आज जीनत आजाद हो चुकी थी और वो खुशी खुशी तेजस के साथ जेल जाने लगती है। लेकिन रास्ते में अचानक वो तेजस को गन दिखाकर उसकी कार से भाग जाती है और उसकी टीम कुछ भी नहीं कर पाती। और आखिर में हमें जीनत एक बस में बैठी हुई नजर आती है जो एक किलर की तरह मुस्कुराती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीजन में ये गुत्थी नहीं सुलझी कि असली किलर कौन था। आगे की कहानी के लिए हम अगले सीजन का वेट करेंगे। तो